हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल के रासायनिक गुण। इससे पहले हम लोग एल्कोहल कंप्लीट कर लिए हैं और फिनॉल स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में, और वहाँ पे हम लोग फिनॉल के बारे में इंट्रोडक्शन और उसका जो प्रिपरेशन का तरीका है वो डिस्कस कर लिए थे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल का फिनॉल का रासायनिक गुण। तो देखो, रासायनिक गुण में केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, मेनली उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वही तो डिस्कस करते हैं कि वो कितने प्रकार के रिएक्शन में भाग लेता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, E1, E2, जो भी हो, जितने तरह का रिएक्शन में भाग लेता है वो सब डिस्कस करते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल जो गुण है उसका क्या है। तो जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल, इसमें देखो हम आपको बताए थे, पहले बना लेते हैं। ये बेंजीन हो गया और ये OH हो गया, ठीक है। इसमें दो चीज़ है बच्चों, एक तो ये जो देख रहे हो ये है हमारा बेंजीन रिंग। क्या है? बेंजीन रिंग है। अरे है कि नहीं है? ये है बेंजीन रिंग। और ये जो है OH, इसे हम बोले थे कि जब ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा रहे तब आप इसे बोलना फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप मतलब दो चीज़ें यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है ये बेंजीन रिंग है और ये वाला जो पार्ट है ये फिनोलिक ग्रुप है। तो फिनॉल का जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, ये दोनों पे निर्भर करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। बेंजीन रिंग के कारण भी फिनॉल कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, कुछ स्पेशल रिएक्शन शो करता है। और ये जो फिनोलिक ग्रुप है इसके वजह से भी कुछ इसमें स्पेशल गुण आते हैं, वो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल is due to phenolic group and बेंजीन रिंग। मतलब फिनॉल का जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, वो फिनोलिक ग्रुप जो इसमें प्रेजेंट है OH, उस पे भी डिपेंड करता है, और इसमें जो बेंजीन रिंग है उस पे भी डिपेंड करता है। देखो, फिनॉल का रासायनिक गुण फिनोलिक समूह तथा बेंजीन रिंग के कारण होता है। यानी जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं फिनॉल का, वो कुछ प्रॉपर्टीज जो होगा वो बेंजीन रिंग के कारण होगा, और कुछ प्रॉपर्टीज जो हम लोग देखेंगे वो OH ग्रुप यानी फिनोलिक ग्रुप के कारण होगा। ओवरऑल ये निष्कर्ष निकला कि हम लोग जो रिएक्शन देखने वाले हैं यहाँ पे, तो कुछ रिएक्शन फिनोलिक ग्रुप के कारण होगा, कुछ रिएक्शन बेंजीन रिंग के कारण होगा, और कुछ स्पेशल रिएक्शन है जैसे कल हम आपको बताए थे, जो कोल्बे रिएक्शन हो गया, रीमन-टिमन रिएक्शन हो गया, तो ये दोनों के वजह से होता है। यानी वो मिसलिनियस टाइप हो गया, दोनों उसमें शामिल होंगे। तो हम लोग सबसे फर्स्ट देखते हैं, इसमें जो पहला रिएक्शन है वो है रिएक्शन, हम लोग देखेंगे है क्या। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप।
फिनोलिक समूह के कारण अभिक्रिया, रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। तो इसमें देखो ये जो है ना फिनोलिक ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन होगा ये हमें बताएगा एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल का अम्लीय गुण, फिनॉल का अम्लीय गुण। फिनोलिक ग्रुप के कारण जो रिएक्शन होगा, ध्यान देना, फिनोलिक ग्रुप जो यहाँ पे है OH ग्रुप, इसके वजह से जो रिएक्शन होगा वो हमें बताएगा फिनॉल के एसिडिक नेचर के बारे में। मतलब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, इससे तो यही पता चल रहा है कि फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर है, मतलब फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है। मतलब हम लिख सकते हैं कि फिनॉल जो है वीकली एसिडिक इन नेचर, फिनॉल दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। फिनॉल दुर्बल अम्ल होता है। फिनॉल क्या है, फिनॉल इज वीकली एसिडिक इन नेचर, फिनॉल दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। मतलब हम लोग एल्कोहल में भी पढ़े थे कि एल्कोहल इज वीकली एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि एल्कोहल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके, जैसे सोडियम के साथ और पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा था, देखे थे हम लोग। तो हम जानते हैं कि एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो एल्कोहल भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा था। इससे हमें पता चला कि एल्कोहल एसिडिक नेचर का है। लेकिन वीकली एसिडिक कैसे है, तो हम देखे थे कि एल्कोहल नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम बोले कि एसिडिक नेचर तो है लेकिन वीकली एसिडिक है, मतलब कि दुर्बल अम्ल है। उसी तरह फिनॉल भी बच्चों, फिनॉल इज वीकली एसिडिक इन नेचर, फिनॉल भी दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। मतलब ये भी एसिडिक नेचर का है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। लेकिन ध्यान रहे कि ये एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिनॉल जो है एल्कोहल की तुलना में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर इसकी तुलना किया जाए तो बहुत वीक है। समझ में आया बात? एल्कोहल की तुलना में फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में ये वीक एसिड है। ओके, तो लिखो इतना चीज़। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि फिनॉल आखिर एसिडिक नेचर का कैसे है, हम कैसे मालूम करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि फिनॉल अम्लीय है। तो कोई बात नहीं, देखो आगे तुरंत बताते हैं। देखो एक दो रिएक्शन आप देखोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि फिनॉल जो होता है एसिडिक नेचर का होता है। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखो सक्रिय धातुओं यानी एक्टिव मेटल जैसे सोडियम और पोटेशियम, तो फिनॉल जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोजन गैस इवोल्व करता है। फिनॉल इवोल्व हाइड्रोजन गैस विथ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम
एंड पोटेशियम। फिनोल एक्टिव मेटल के साथ सोडियम और पोटेशियम जैसे सक्रिय धातुओं के साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोजन गैस इवोल्व करता है, बाहर निकालता है। एग्जाम्पल करते हैं, मतलब एक करता क्या है ना, ये है अपना प्यारा सा फिनोल और इसे रिएक्शन करवा दो किसके साथ, सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, तो ये बना लेता है सोडियम फिनेट। क्या बना लेता है, सोडियम फिनेट, और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोजन। क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन। बैलेंस कर दो इसे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इससे क्या पता चला बताओ, अभी अभी तो बताएं कि एक्टिव मेटल के साथ जब एसिड रिएक्शन करता है तभी तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े हैं। एक्टिव मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अब यहाँ पे फिनोल जो है वो एक्टिव मेटल सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। इससे कंक्लूजन निकला कि फिनोल जो है वो एसिडिक नेचर का है। फिनोल कैसा है, एसिडिक नेचर। ये रिएक्शन काफ़ी है ये बताने के लिए कि फिनोल एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो पहला रिएक्शन। एक और रिएक्शन है सेकंड, वो भी हमें बताता है कि फिनोल एसिडिक नेचर का होता है। वो है रिएक्शन विथ एल्कलीज। क्षार के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एल्कलीज। क्षार जैसे NaOH, KOH, तो क्षार के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो देखो फिनोल न्यूट्रलाइज एल्कलीज लाइक NaOH and KOH to form salt and water. Phenol neutralize alkalis like NaOH and KOH to form salt and water. इसका मतलब है कि फिनोल कास्टिक क्षारों के साथ, फिनोल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। हिंदी वाले इसका हिंदी लिख लेना थोड़ा सा। फिनोल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और इसका होगा फिनोल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर का निर्माण होता है, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। देखो एल्कलीज NaOH KOH क्या है, क्षार है, एल्कलीज है, और फिनोल दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो साल्ट एंड वाटर बनेंगे, यानी लवण और जल बनेंगे। ये कन्फर्म है कि क्या है, क्षार है, बेस है, तो ये क्या होगा, एसिड होगा। मैथ वाला तो है यार, एकदम यूनिटरी मेथड है कि हम पहले से हम जानते हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। ये हम जान रहे हैं कि बेस है, एल्कलीज है, क्षार है, तो इसके साथ रिएक्शन करके साल्ट वाटर बना रहा है, मीन्स फिनोल क्या है, एसिड है। रिएक्शन लिख सकते हो, टू 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 टू, प्रोडक्ट सेम बनेगा, सोडियम फिनेट ONA प्लस H2O, साल्ट एंड वाटर। तो ये बेस है, क्षार है, ये लवण और जल है, तो ये क्या है, एसिड है। तो ये दो रिएक्शन जो हैं हमें प्रूफ करके देते हैं कि फिनोल एसिडिक नेचर का होता है। तो दोनों लिख लो आप लोग। पहला क्या है, देखो
हम अभी देख रहे थे कि फिनोलिक ग्रुप के कारण, इस ग्रुप के कारण होने वाले रिएक्शन, यही तो हेडिंग डाले थे। और अब बताएं आपको कि इसके वजह से जो रिएक्शन होता है हमें बताता है कि फिनॉल एसिडिक नेचर का है। और इसमें दो रिएक्शन, पहला रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो फिनोल सक्रिय धातुओं के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त किया तो पता चला कि ये क्या है, अम्ल है। और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण जल निर्माण कर रहा है, यानी एल्कलीज के साथ रिएक्शन करके साल्ट वाटर बना रहा है। तो इससे भी प्रूफ होता है कि फिनॉल क्या है, एसिड है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन लिखो। उसके बाद अब हम आपको और डिटेल में प्रूफ करते हैं कि आखिर फिनॉल का एसिडिक नेचर आया कहाँ से, क्यों एसिड कहते किसको है, वो तो हम जानते हैं कि एसिड जो H+ बाहर निकालता है। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी फिनॉल को H+ बाहर निकालने की, तो देखते हैं, लिखो इसको। हम जानते हैं कि एसिड वो होता है जो H+ रिलीज करता है, H+ मुक्त करता है। मतलब ये हुआ कि हमें पता तो चल गया है कि फिनॉल एसिडिक नेचर का है। जब फिनॉल एसिडिक नेचर का है बच्चों, तो ये क्या करेगा, ये हमारा प्यारा सा फिनॉल, सर आप बार बार हमारा हमारा बोलते हैं, नहीं भाई ये तुम्हारा भी है, आज के बाद तुम्हारा हो जाएगा, अभी तक तो हमारा ही था। और हमारा मतलब हम दोनों का। तो ये फिनॉल है, फिनॉल है, और हम लोग जान चुके हैं कि एसिडिक नेचर का होता है, मतलब कहीं न कहीं ये H+ रिलीज करता है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि फिनॉल एसिडिक नेचर का है। और H+ यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये क्या बन रहा है, फिनेट आयन या फिनोक्साइड आयन। क्या बोले थे कि आप इसको फिनोक्साइड आयन भी बोल सकते हो, फिनोक्साइड आयन, फिनेट आयन या फिनोक्साइड आयन। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि फिनॉल जो होता है जब एसिडिक नेचर का है तो H+ रिलीज करेगा। अब देखो सवाल ये उठता है कि फिनॉल तो एक स्टेबल कंपाउंड है, ना कोई चार्ज है, ना निगेटिव है, ना पॉजिटिव है। फिनॉल एक अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड है, अस्थायी यौगिक है। फिर एक क्यों H+ बाहर निकाल रहा है, क्यों यहाँ से H+ बाहर निकल रहा है, आखिर कारण क्या है? तो देखो हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हेडिंग आप लगा लेना, हेडिंग यहाँ पे लगा लेना, ऊपर मेरे जगह नहीं है। एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल के अम्लीय गुण की व्याख्या। हम जो बोलते हैं हिंदी में उस सुन के और लिख लिया करो, समझे? फिर बोलते हो कि सर हिंदी लिखा कीजिए, कितना हिंदी इंग्लिश लिखते रहें बार बार, बोलते हैं सुन के लिख लिया करो, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल के अम्लीय प्रकृति की व्याख्या या अम्लीय गुण की व्याख्या। हेडिंग लगाओ, उसके नीचे ए वाला लिखो। अब देखो फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है वो रिजोनेंस के आधार पे एक्सप्लेन होगा। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल is explained on the basis of रेजोनेंस। फिनॉल का अम्लीय गुण अनुनाद के आधार पे ऐसे लिखना, फिनॉल के अम्लीय गुण की व्याख्या अनुनाद के कारण होती है,
यानी रिजोनेंस के कारण होती है। रिजोनेंस के द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे कि फिनॉल एसिडिक नेचर का कैसे होता है। तो देखो आप ध्यान से बच्चों, यहाँ पे दो कंपाउंड है हमारे पास, दो कंपाउंड है, एक तो फिनॉल है और दूसरा फिनोक्साइड आयन है। एक जब इसके साथ हाइड्रोजन है और एक जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है। हमें सिर्फ ए प्रूफ कर लेना है, ए एक्सप्लेन कर लेना है कि ए वाला फिनॉल में और ए वाला फिनोक्साइड आयन में दोनों में स्टेबल कौन है, अस्थाई कौन है। और जो अस्थाई कंपाउंड रहता है उसी के अवस्था में एग्जिस्ट करता है, वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। जैसे मान लो कि इन दोनों में अभी हमें मालूम नहीं है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो अगर ए स्टेबल होगा ज़्यादा तो ये इसी स्टेट में रहना चाहेगा, तब AH+ का त्याग करना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर कहीं इससे ज़्यादा ए वाला फिनोक्साइड आयन स्टेबल होगा, अस्थाई होगा, तब फिनॉल चाहेगा कि हम किसी तरह H+ का त्याग करके और फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाए। बात को समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो कि मेरे पैकेट में एक पिन है, ठीक है। अब दो स्थिति है कि आप चाहें तो पेन के साथ रह सकते हैं या पेन अपने पास से हटा सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि हम कंफर्टेबल फील कब करेंगे, जब हमारे पास पेन रहेगा तब, या पेन को हटा देंगे उसके बाद कंफर्टेबल फील करेंगे। बस यही चीज़ यहाँ पे समझना है। अगर ये H+ के साथ अस्थाई है, अधिक अस्थाई है, तो फिर इधर बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कन्वर्ट होने के बाद बनने वाला कंपाउंड फिनोक्साइड आयन फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल है तो फिर ये H+ त्याग कर देगा। बस हमें एक्सप्लेन करना है कि फिनॉल ज़्यादा स्टेबल है या फिनेट आयन ज़्यादा स्टेबल है। तो आप ध्यान से देखो, सब कुछ पढ़ा हुआ है पहले से। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा देर में बताते हैं क्या करना है। एक्चुअल वो होमवर्क है जो आपको करना है, तो बताएंगे कुछ देर में। अभी देखो, अभी हम रिजोनेंस कराते हैं, रिजोनेंस इन फिनॉल। फिनॉल में रिजोनेंस कराते हैं। देखो ये फिनॉल है हमारा, यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा। अब तो कम से कम इतना तो सीख ही गए होगे बार बार बताने का। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से एक इधर बॉन्ड बनाया तो 4 बच गए, 2 लोन पेयर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है। कंजुगेशन मतलब बताए तो थे 11th में, डबल सिंगल, डबल को कंजुगेशन बोलते हैं। डबल सिंगल और लोन पेयर आ जाए उसे कंजुगेशन बोलते हैं। डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज यानी वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए तो उसे कंजुगेशन बोलते हैं। डबल सिंगल और निगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे भी कंजुगेशन बोलते हैं। डबल सिंगल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे भी कंजुगेशन बोलते हैं। तो ये रिजोनेंस हम बहुत अच्छे से पढ़ाएं आपको 11th क्लास में। एक तो आपको रिजोनेंस का स्टडी कर लेना है, जाके 11th का नोट खोलो और उसके बाद वहाँ पे रिजोनेंस का जितना कंडीशन है और करवाया गया है वहाँ पे जितना क्वेश्चन हो एक बार पढ़ लो तो ज़्यादा आसानी होगा। ऐसे हम फर्स्ट चैप्टर में भी जब हेलोएरिन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे रिजोनेंस बताए हैं। चलो तो देखो इस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है या नहीं, देखो तो डबल सिंगल और लोन पेयर दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ कंजुगेशन है। और जब कंजुगेशन होता है तो मॉलिक्यूल में रिजोनेंस हो जाता है। तो यहाँ पे रिजोनेंस होगा, कैसे होगा देखो, डबल सिंगल और निगेटिव चार्ज यानी डबल सिंगल और लोन पेयर है तो यहाँ का लोन पेयर यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा और ये जो यहाँ से पाई बॉन्ड है यहाँ जाके लोन पेयर और निगेटिव चार्ज बनाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड। यहाँ तो बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर और निगेटिव चार्ज,
बाकी डबल कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। देखो ध्यान से ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर जाके डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, और कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो आगे जाके लोन पेयर और निगेटिव चार्ज बनाएगा। यही तो होता है रिजोनेंस। आगे फिर यहाँ डबल है और यहाँ डबल है। अब देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ चला गया, बॉन्ड बनाने चला गया, रिंग में चला गया। तो जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लिया तो ऑक्सीजन पे अब क्या आ जाएगा, अब तो एक ही लोन पेयर बचेगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। भाई अपना पूंजी हम किसी को दिए हैं तो हम तो पॉजिटिव रहेंगे ना। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो कि किसी को 100 रुपये आप दिए हो, ठीक है, तो अब सामने वाला लेके और फरार है, 10 दिन के बाद आपको मिलता है, आप क्या बोलोगे, चल निकाल बेटा पैसा निकाल, दिए थे तुमको। वो क्या बोलेगा, मतलब आप रहोगे थोड़ा पॉजिटिव, पैसा दिए हो ना, उग्र रहोगे, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, हाई रहेगा, और वो दे देंगे भाई अभी बड़ी दिक्कत चल रहा है, लॉकडाउन में 1 रुपये की आमदनी नहीं है, अरे चल चल निकाल, इस तरह से बोलोगे कि नहीं। तो जो देने वाला होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो लेता है वो हमेशा निगेटिव, मुड़ी झुका के बेचारा चलता है, निगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में दिया तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। मतलब ध्यान दो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन आ रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ रहा है। आगे क्या होगा देखो, फिर से डबल सिंगल और निगेटिव चार्ज है, यानी डबल सिंगल और लोन पेयर है। तो अब क्या होगा, ए जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर बनाएगा। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें, सॉरी यहाँ तो डबल बॉन्ड रहेगा, आप लोन पेयर दिखा सकते हो, यहाँ पे नहीं भी दिखा सकते हो, कोई बात नहीं। ए जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण किया, इस जगह पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये फिर यहाँ पे लोन पेयर और निगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएगा, और एक डबल बॉन्ड यहाँ भी है। ओके अच्छा बच्चों, अब आगे देखो, फिर से लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब अभी फिर कंजुगेशन है, तो फिर से रिजोनेंस होगा, फिर से यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा और ये लोन पेयर और निगेटिव चार्ज बनाएगा। तो नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा कंपाउंड, यहाँ तो प्लस रहेगा, एक डबल यहाँ, ये लोन पेयर जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण किया और यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर और निगेटिव चार्ज बनाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार अभी और यहाँ पे रिजोनेंस होगा, लोन पेयर सिंगल डबल है कि नहीं, तो एक बार और रिजोनेंस कराओ। देखो अब क्या होगा, ए जाके यहाँ पे लोन पेयर के रूप में चला जाएगा और ए यहाँ जाके डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, लोन पेयर डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट कंपाउंड हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन ने जो लोन पेयर यहाँ बॉन्डिंग में दिया था यहाँ से फिर इसे वापस मिल गया, एक तो पहले से ही चला आ रहा है, दिखा भी सकते हो नहीं भी, और बाकी दूसरा वाला यहाँ पे मिल गया। तो देखो तो जहाँ थे वहीं पे पहुँच गए, न्यूट्रल से चले थे कोई चार्ज नहीं था, फिर से न्यूट्रल हो गए, लेकिन बॉन्ड का पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया। तो यही तो होता है, यही तो हमें रिजोनेंस बताता है। और जब आप इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो रिजोनेंस हाइब्रिड इसका अब क्या होगा, मतलब सभी जो स्ट्रक्चर हैं इतने सारे सब फिनॉल ही तो हैं, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। तो असली फिनॉल कौन है इसमें, असली फिनॉल कौन है, कोई नहीं है, इनमें से कोई भी असली फिनॉल नहीं है। मतलब इनमें से कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि फिनॉल के सारे गुणों को एक्सप्लेन कर सके।
अब ये क्या बात हो गई, सही बात है, यही बात है कि इनमें से कोई भी फिनोल का ही सारा स्ट्रक्चर है, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसका एक हाइब्रिड बनाएंगे जिसमें सारे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बने उन सब का निचोड़ होगा, और उसे हम बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। तो फिनोल का रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, देखो बिल्कुल इजी है, AOH है। अब आप बताओ कि फिनोल में डबल बॉन्ड कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। या फिर बोलो बता सकते हो कि अभी इन 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इन 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, मतलब कि अभी यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। मतलब कोई ऐसा पोजीशन नहीं है बेंजीन का जहाँ पे पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है। रिजोनेंस के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन का लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये डिलोकेलाइज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, यानी जो बॉन्ड है ना पाई बॉन्ड, वो पूरे रिंग में घूम रहा है, और न सिर्फ रिंग में बल्कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी घूम रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये पूरे रिंग में क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, पूरे रिंग में डबल बॉन्ड है, सभी जगह पे डबल बॉन्ड है। और देखो चार्ज सेपरेशन आ रहा है, ऑक्सीजन पे हमेशा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सारे स्ट्रक्चर में देख लो, यहाँ पे जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और रिंग में निगेटिव चार्ज घूम रहा है, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे पार्शियल निगेटिव चार्ज। ये हो गया हमारा फिनोल का रिजोनेंस हाइब्रिड, अनुनाद संकर। क्या बोलेंगे इसे, अनुनाद संकर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर का जितने भी कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना फिनोल का, वो सबका निचोड़ है। और आ क्या रहा है, निष्कर्ष ये निकला कि जब रिजोनेंस हो रहा है फिनोल में, तो निगेटिव चार्ज पूरे रिंग में डिलोकेलाइज हो रहा है, निगेटिव चार्ज रिंग में आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, मतलब कि रिंग में निगेटिव और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, पूरे रिंग में निगेटिव घूमेगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया इसका रिजोनेंस हाइब्रिड। ये बच्चों किसका स्ट्रक्चर हुआ, ये किसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं फिनोल का। अब हम बनाते हैं फिनोक्साइड आयन का, और उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि आखिर कौन ज़्यादा स्टेबल है, फिनोल या फिनोक्साइड आयन। तो चलो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं रिजोनेंस किसका, फिनोक्साइड आयन का। देखो ये है फिनोक्साइड आयन, ओके। यहाँ पे हेडिंग लगा लेना आप, रिजोनेंस इन फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में अनुनाद, फिनोक्साइड आयन में अनुनाद, रिजोनेंस इन फिनोक्साइड आयन। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो। अभी हम बताएं कि डबल सिंगल निगेटिव चार्ज रहता है तो भी बोलते हैं कि कंजुगेशन है। तो देखो, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल, तो डबल सिंगल निगेटिव चार्ज रिजोनेंस होगा। तो होगा क्या, ये निगेटिव जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, और ये डबल बॉन्ड जाके यहाँ पे निगेटिव चार्ज और लोन पेयर का निर्माण करेगा। तो नेक्स्ट कंपाउंड क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया, और यहाँ पे लोन पेयर और
निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल यहाँ डबल। बताओ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक तो ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन और एक जो H+ गया है ना यहाँ से, तो H+ गया, इसका मतलब कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो ये जब यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रह जाएगा। लेकिन जो H+ का इलेक्ट्रॉन है किसे मिला? कार्बन को। तो कार्बन को H+ का इलेक्ट्रॉन मिला है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रखा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसलिए ऑक्सीजन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, लेकिन निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया है। फिर से निगेटिव सिंगल डबल है तो फिर से रिजोनेंस होगा। नेक्स्ट हमें कंपाउंड मिलेगा, ये तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ का डबल बॉन्ड निगेटिव और लोन पेयर बना के वापस जाएगा, और इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा? अभी और होगा रिजोनेंस। देखो निगेटिव सिंगल डबल, तो फिर से यहाँ पे डबल का निर्माण करेगा और ये लोन पेयर और निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे लोन पेयर और निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल रहेगा। फिर से एक बार होगा, देखो अभी फिर से यहाँ पे देखो लो, निगेटिव सिंगल डबल, तो एक बार और रिजोनेंस होगा, यहाँ जाके डबल बनाएगा और इसका निगेटिव चार्ज वापस मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा बनेगा कंपाउंड, इसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, यहाँ डबल और यहाँ डबल। तो इस तरह से ये बना फिनोक्साइड आयन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका भी रिजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। देखो बताओ पूरे रिंग में कौन घूम रहा है? निगेटिव चार्ज घूम रहा है, निगेटिव चार्ज और लोन पेयर घूम रहा है। और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है? तो सभी पोजीशन पे आप देख लो ध्यान से, अभी यहाँ 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। लास्ट जो स्ट्रक्चर बना है इसमें देखो, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे चला गया। इसका मतलब है कि पूरे रिंग में पाई बॉन्ड घूम रहा है। तो ये पाई बॉन्ड पूरे रिंग में घूम रहा है, पहली चीज़, बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि निगेटिव चार्ज रिंग में घूम रहा है, तो हम लिख देंगे कि पार्शियल निगेटिव चार्ज है सभी जगह पे, क्योंकि एक जगह स्थिर नहीं ना है भाई। ये जो निगेटिव है क्या एक जगह पे पूरा गोड़ हाथ सरिया के बैठल है? ना ना, ये तो पूरे रिंग में घूम रहा है, इसलिए हम पार्शियल निगेटिव चार्ज डालेंगे। ठीक है। और ऑक्सीजन के पास क्या है? ऑक्सीजन के पास भी तो निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है ना, ऑक्सीजन के पास भी तो एटलीस्ट निगेटिव चार्ज ही मिला, तो यहाँ भी क्या है? निगेटिव चार्ज है। मतलब इसका रिजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड दिखाओ, क्योंकि यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये हो गया इसका रिजोनेंस हाइब्रिड। और रिजोनेंस हाइब्रिड फिनोक्साइड आयन का। अब देखो यहीं से क्लियर होगा, ये दोनों का हम देख लिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये फिनोल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना और ये फिनोक्साइड आयन का। नहीं समझ में आया कि कैसे बनाए हैं तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लो, क्योंकि रिजोनेंस में हालांकि है एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एक बार समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। लेकिन फिर भी बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आता है तो गोल गोल जिस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, उसी तरह से दिमाग घूमने लगता है, पूरा ब्रह्मांड घूमते हुए नज़र आता है। तो एक बार इसको देख लो। और हम तो बोलेंगे कि आप क्या करो कि 11th में जो रिजोनेंस पढ़ाए हैं वहाँ पे एक बार आप देख लो, नोट्स में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बड़े डिटेल्स में पढ़ाए हैं सारे केस को हम लोग, जितने भी केस आपको डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल या डबल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो भी था, वो सारे केस को हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल के द्वारा समझे। तो एक बार वहाँ पे देख लो और फिर से वीडियो को पीछे करके देख लो, आई होप ज़रूर समझ में आएगा। तो ये दोनों का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन गया। अब इससे क्या होगा? इसी से हम
एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, फिनोल ज़्यादा स्टेबल है या फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है। तो पहले तो आप इसको बच्चों अच्छे से कॉपी करो, लिखो और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, लिख लो। देखो अभी जो हम लोग देखें उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके आधार पे ये जो है फिनोक्साइड आयन का रिजोनेंस हाइब्रिड है और ये फिनोल का रिजोनेंस हाइब्रिड है। तो हम दोनों को फिर से लिखते हैं। फिनोल का रिजोनेंस हाइब्रिड क्या है? डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड सभी जगह पे, और डेल्टा निगेटिव। ए रिजोनेंस हाइब्रिड किसका है? फिनोल का है। और दूसरा है रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन ये फिनोल का रिजोनेंस हाइब्रिड है और ये फिनोक्साइड आयन का रिजोनेंस हाइब्रिड है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे दिखाई दे रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? पार्शियल निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें देखो सॉरी इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड है यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, डेल निगेटिव। तो यहाँ पे क्या है? पार्शियल निगेटिव। और यहाँ पर भी क्या है? पार्शियल निगेटिव। अब देखो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज है, मतलब कि चार्ज का सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन है यहाँ पे, चार्ज सेपरेशन। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का बंटवारा हो रहा है आवेश का वितरण हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव और निगेटिव। और यहाँ पे नो चार्ज सेपरेशन, दोनों जगह क्या है? निगेटिव। तो नो चार्ज सेपरेशन। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सिर्फ निगेटिव चार्ज है। बच्चों अगर जब कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन आ जाता है, जब कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन आ जाता है तो कंपाउंड लेस स्टेबल हो जाता है, लेस स्टेबल, कम स्थायी हो जाता है। चार्ज सेपरेशन के वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है? कम स्थायी। और यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है तो ए जो है वो अधिक स्थायी है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, अधिक स्थायी। फिनोल के रिजोनेंस हाइब्रिड में हमें चार्ज सेपरेशन दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव। और फिनोक्साइड आयन के रिजोनेंस में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, दोनों जगह निगेटिव चार्ज है, सिर्फ निगेटिव ही घूम रहा है। तो जहाँ पे चार्ज सेपरेशन आएगा, पॉजिटिव निगेटिव में चार्ज बंट जाएगा तो वो कंपाउंड कम स्थायी हो जाएगा, लेस स्टेबल। और जहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं होगा वो अधिक स्थायी होगा। कंपैरिजन सिर्फ इन दोनों में हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई और कंपाउंड ले लेना और बोल देना कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है तो उससे अधिक स्टेबल है। नो नो, इन दोनों में हम बोल रहे हैं कि इन दोनों में जो फिनोक्साइड आयन है वो अधिक स्थायी है और फिनोल जो है वो कम स्थायी है। हम बोले क्या थे?
हमें सिर्फ ये पता कर लेना है कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है बच्चों? फिनोक्साइड आयन है। जब ज़्यादा स्टेबल फिनोक्साइड आयन है तो बताओ H के साथ रहना पसंद करेगा कि ऐसे ही H को त्याग के रहना पसंद करेगा? ये तो अनस्टेबल है ना, फिनोल जो है वो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन इसके रिजोनेंस में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो फिनोल जो है वो फिनोक्साइड आयन से कम स्टेबल है। इसका मतलब है कि हमारा फिनोल इस रूप में ना रह के इस रूप में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। तो बच्चों बताओ, फिनोल H+ त्याग के रहना चाहेगा कि H+ के साथ? तो क्लियर है कि वो H+ त्यागना चाहेगा, क्योंकि H+ त्यागने के बाद जो बन रहा है कंपाउंड वो फिनोल से ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए फिनोल एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर हो गया? देखो कितना सारा एक्सप्लेन करना पड़ा, इतनी कहानी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फिनोल और फिनोक्साइड आयन में फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए फिनोल H+ का त्याग करके इस रूप में रहना चाहेगा, और जब H+ का त्याग करना ही चाह रहा है इसका मतलब कि ये एसिडिक नेचर का है, अम्लीय प्रकृति का है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि कम स्थायी फिनोल H+ का त्याग करके अधिक स्थायी फिनोक्साइड आयन में बदलना चाहेगा। अर्थात फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है। हम कह सकते हैं कि कम अस्थाई फिनोल, लेस स्टेबल फिनोल इज चेंजेस टू मोर स्टेबल हाइब्रिड ऑफ फिनोक्साइड आयन टू रिलीज H+। इसके आधार पे मतलब कि ये हाइब्रिड जो है कम स्टेबल है, ये अधिक स्टेबल है, तो फिनोल चाहेगा कि हम H+ त्याग करके और इसी रूप में रहें। तो जब H+ त्यागना चाह रहा है इसका मतलब कि फिनोल क्या है? एसिडिक नेचर का। चलो अंग्रेजी में भी लिख देते हैं। वी कंक्लूड दैट लेस स्टेबल हाइब्रिड ऑफ फिनोल changes to more stable hybrid of phenoxide ion by release of H+। मतलब इससे निष्कर्ष निकलता है, हम निष्कर्षतः एक कह सकते हैं कि कम अस्थाई हाइब्रिड जो है फिनोल का वो H+ का त्याग करके और अधिक अस्थाई हाइब्रिड में बदलना चाहेगा। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है। क्लियर हो गया? चलो अब कुछ फैक्टर हैं जो फिनोल के, ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया कि फिनोल एसिडिक नेचर का होता है। बहुत सारा कहानी से हम लोग 2 रिएक्शन से पता चला, मेटल के साथ रिएक्शन करके H+ रिलीज कर रहा था
और एल्कली को न्यूट्रलाइज करके साल्ट एंड वाटर बना रहा था, उससे पता चला था कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि आखिर ये फिनॉल एक अच्छा कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है, फिर H+ रिलीज क्यों कर रहा है। तो उसको जानने के लिए हम लोग रिजोनेंस देखें। रिजोनेंस से पता चला कि जो हाइब्रिड बन रहा है इसमें फिनोक्साइड आयन का हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल है फिनॉल के हाइब्रिड से, इसलिए फिनॉल चाहेगा कि हम H+ रिलीज करके अब इसी रूप में रहें, मतलब H+ त्यागना चाह रहा है, तो एसिडिक नेचर का है। तो आज हम लोग डिस्कस किए फिनॉल का एसिडिक नेचर कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। अब कुछ फैक्टर हैं जो फिनॉल के एसिडिक नेचर को प्रभावित करते हैं, जैसे कुछ ग्रुप हैं, कुछ कंपाउंड हैं जो अगर फिनॉल के साथ जुड़ते हैं तो उसके अम्लीय गुण को बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो उसके अम्लीय प्रकृति को, अम्लीय गुण को घटा भी देते हैं। तो दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, कुछ जो इलेक्ट्रॉन देंगे यानी -I + I -M + M वाला केस आएगा। तो उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक होमवर्क है। आप अगर नेक्स्ट लेक्चर का पूरा लाभ उठाना चाहते हो, और वो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आता है, तो आप 2 चीज़ पढ़ के आना, मतलब कि पढ़ लेना। पहला तो रिजोनेंस, जो अभी हम बताएं, पहले भी बोले कि रिजोनेंस एक बार पढ़ लेना, 11th के कॉपी में मिलेगा जहाँ पे हम GOC पढ़ाए हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप रिजोनेंस पढ़ लेना नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले। और वहाँ पे जो हम 2 चीज़ पढ़ाए हैं, -I + I और -M और +M, इंडक्टिव इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, -M और +M। ये बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना, और इस पे जो क्वेश्चन कराया गया है नोटबुक में उसे भी आप देख लेना, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे भी समझ में आएगा, हम कोशिश करेंगे कि पूरा समझा दें, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो तो सोने पे सुहागा, बिल्कुल भी आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, एकदम लगेगा कि सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो अपने हक के लिए लड़ेगा इंडिया।